हेलो बच्चों, ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट ए एंड बी स्पीक्स ट्रुथ 9 out of 10 times, and if they agree on a statement, then find the probability that a statement is correct। तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी, जैसे हमने बताया बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, या तो दोनों ने सच बोला होगा या दोनों ने झूठ बोला होगा। तो 9 out of 10 टाइम्स का मतलब क्या है कि उनके सच बोलने की प्रॉबिलिटी 9/10 है। तो या तो दोनों ने सच बोला होगा 9/10 9/10, या फिर दोनों ने झूठ बोला होगा 1/10 1/10। तो अब सच बोला होगा, इस बात की प्रॉबिलिटी क्या है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल। तो 9/10 9/10, तो ये आ जाएगा 81 अपॉन ये 10 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, और नीचे आ जाएगा 82। यही आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, लेट ए स्पीक्स ट्रुथ 9 out of 10 times, and B speaks truth 8 out of 10 times। ठीक है। फर्स्ट, if a die is rolled and both of them assert that outcome is 5, then what is the probability that outcome is alpha 5 beta 3। ठीक है। अब मतलब इस वाले केस में हमने क्या बोला कि एक हमने डाई रोल किया और ए और बी दोनों के सच बोलने की प्रॉबिलिटी बता रखी है 9/10 एंड 10/10, सॉरी 8/10 एंड 9/10। और अगर हमने डाई रोल किया, दोनों ने बोला कि 4 आ गया, सॉरी दोनों ने बोला कि 5 आ गया, तो या तो एक्चुअली में 5 आया ही होगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। इस वाले केस में मतलब इसको हम ऐसे कर देते हैं, अ डाई इज रोल्ड, both of them assert that outcome is even, then what is the probability that it is even, odd। पहले ये वाला करते हैं। हमने ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट में 3 तरह की चीज़ें बोली थी। फर्स्ट थिंग तो हो गया कि हमें इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और उस वाले केस में तो हमने सिंपली ये वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। सेकंड फार्मूला था जिसमें हमें इवेंट के बारे में भी नॉलेज थी कि इस इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर वो भी पिक्चर में आएगा। तो जैसे इस वाले केस में क्या हुआ होगा, दोनों ने क्या बोला कि इवेंट इवन आया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होगा कि इवन आया होगा तो दोनों ने सच बोला है, या फिर ऑड आया है
तो दोनों ने झूठ बोला है, ये ठीक है, बोथ हैव लाइड। अगर इवन आया तो ट्रू ट्रू, ऑड आया तो दे हैव लाइड। तो अब हमें किस बात की प्रॉबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में, अल्फा पार्ट में, कि इवन आया है तो फिर यहाँ पे इवन ट्रू ट्रू ये आ जाएगा। तो इवन आने की प्रॉबिलिटी कितनी है? हाफ। ए के सच बोलने की 9/10, बी के सच बोलने की 8/10 अपॉन हाफ 9/10 8/10 प्लस हाफ झूठ बोल रहे हैं 1/10 2/10। तो 2 10 10 ये तीनों जगह से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 72, या फिर एक 2 और कैंसिल कर सकते हैं 4 4, तो ये हो जाएगा 36/37। ये आ गया प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में इवन आया होगा। ठीक है, बीटा में क्या हो जाएगा कि ऑड आया होगा, तो एक्चुअल में इवन आया होगा तो ये प्रोबेबिलिटी, ऑड आया होगा तो ये प्रोबेबिलिटी, विच इज़ 1/37। ठीक है, इफ बोथ assert that it is multiple of 3, then what is the probability that it is actually a multiple of 3? तो सेकंड पार्ट में या तो 3 का मल्टीपल आया होगा तब दोनों ने सच बोला है, या फिर मल्टीपल नहीं आया होगा फिर दोनों ने झूठ बोला है। ठीक है, और किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मल्टीपल ऑफ 3 आया है, तो MTT ये ऊपर आ गया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा होगा? 3 और 6, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 इंटू सच बोलना 9/10 इंटू 8/10 होल डिवाइडेड बाई 2/6 9/10 8/10 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो मतलब 4/6। डाई जब उछाला है तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 और 6, बाकी सब नहीं होगा। तो 4/6 दे हैव लाइड 1/10 2/10, तो 6 10 10 6 10 10 6 10 10 चला गया, 4 2 8 ये भी चला गया, तो दिस इज 18/19। ये प्रोबेबिलिटी हो गई 18/19। तो ये बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बोले थे, 3 टाइप के फॉर्मूले बोले थे। पहली बात कि दोनों ने सिंपली ये बोला है कि हाँ ये हुआ है, हाँ ये नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़। ठीक है, वो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कि वो उस इवेंट के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट था कि दोनों ने बोला कि हाँ ये इवेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले केस में हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी पता थी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हमें मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो फिर वो भी पिक्चर में आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे थर्ड वाला टाइप क्या था जिसका अभी तक क्वेश्चन कराए नहीं, अभी कराएंगे। उसमें हमने बोला था कि अगर झूठ बोलने के भी मल्टीपल तरीके हों, यहाँ पे तो जैसे झूठ बोलने का एक ही तरीका था, यहाँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं। ठीक है, ये 2 तरीके थे। अगर झूठ बोलने के भी मल्टीपल तरीके हो जाएं, ठीक है, देन ये भी पिक्चर में आएगा कि उसके पास ऑप्शन क्या क्या था। मतलब वो तो अगर झूठ बोलेंगे मल्टीपल तरीके हो जाएं फिर दोनों ने एक जैसी बात बोली, तो ये तो बड़ी बात होगी ना कि उन्होंने झूठ बोला और झूठ भी कोइंसाइड कर गया, एक ही टाइप का झूठ बोला। ठीक है, तो इस बात की प्रॉबिलिटी और कम हो गई कि वो रियली में झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि झूठ कोइंसाइड भी हो गया, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, इस बात का मैथमेटिकल मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो जाए
तो उसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। उसका मतलब क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन 3। इफ अ डाई इज rolled and both A and B who speaks truth with probability 7/10 and 8/10 respectively। ठीक है, if a die is rolled and both A and B assert that it is 5, then find the probability that it is actually 5। ठीक है, अब देखो दोनों ने हमने डाई रोल किया और दोनों ने इंडिपेंडेंटली बोला कि 5 आया। तो ये बात सुन के हमारे दिमाग में क्या जाएगा कि यार रियली में 5 आया होगा, वरना अगर ये झूठ बोल रहे होते तो दोनों ने 5 ही क्यों बोला। ठीक है, मान लें अगर 4 आए तो दोनों ने मतलब इंडिविजुअली पहले वाले ने सोचा कि अच्छा मैं झूठ बोलता हूँ तो 4 नहीं बोलना ये। ठीक है, 4 के अलावा उसको कोई नंबर बोलना है तो 1 2 3 5 6 इनमें से कोई भी नंबर बोल सकता है। अब उसने बोला कि 5 आए। फिर जो बी बंदा है उसने भी सोचा कि मैं भी झूठ बोलता हूँ। ये ठीक है, मैं भी नहीं मतलब वो तो इंडिपेंडेंटली सोचता है, उसने बोला कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो वो भी 4 को छोड़ के 5 में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, उसने भी 5 ही सेलेक्ट किया तो दोनों का जो झूठ है वो कोइंसाइड हो गया ना, दोनों ने 5 बोला। झूठ तो ऐसे ही बोल सकते थे, एक ने 5 बोला एक ने 1 बोल दिया तो हमें पता लग जाए कि इनमें से एक तो झूठ बोल ही रहा है। ठीक है, बट इट इज़ गिवन कि दोनों ने ही 5 बोला है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल बंदा सुनने वाला होगा उसके दिमाग में क्या जाएगा कि यार सच बोल रहे होंगे वरना इनका झूठ कोइंसाइड कैसे होता। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई। इस बात का ये मतलब नहीं कि वो रियली में सच बोल रहे होंगे, बट इस बात की प्रोबेबिलिटी अब बहुत कम हो गई कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करेंगे कि गिवन इवेंट क्या है, बोथ assert that it is 5। ठीक है, एक्चुअली में क्या होगा, या तो 5 आया होगा या 5 नहीं आया होगा। ये ठीक है, 5 आया होगा तो दोनों सच बोल रहे हैं। पहली बात तो 5 आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। 5 आए फिर दोनों ने 5 बोला तो दोनों सच बोल रहे हैं। तो पहले ने सच बोला 7/10, दूसरे ने सच बोला 8/10। ठीक है, अच्छा 5 नहीं आया। अच्छा 5 नहीं आया तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर आया होगा। ठीक है, मान लिया 3 आया। ये ठीक है, यहाँ पे मान लिया 3 आया, एक्चुअल में नंबर 3 था। ठीक है, मान लिया। तो अगर ए ने सच बोला, ये ठीक है, तो वो बोलेगा कि 3 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/10। अगर उसने डिसाइड किया कि उसको झूठ बोलना है, ठीक है, तो वो 3 को छोड़ के कोई नंबर बोलेगा। अच्छा, झूठ बोलने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो 3/10 प्रोबेबिलिटी से वो क्या बोलते हैं 1 2 4 5 6 इसमें से एक नंबर बोलेगा 3/10 प्रोबेबिलिटी से। 3/10 प्रोबेबिलिटी में 1 2 4 5 6 ये पांचों नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर उसने 1 बोला तो वो भी इस 3/10 में इंक्लूडेड है। अगर वो 2 बोले तो वो भी इस 3/10 में इंक्लूडेड है। तो 1 के बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके पास 5 ऑप्शन थे झूठ बोलने के लिए। तो एक पर्टिकुलर झूठ बोलेगा, मतलब ऐसे हो गया कि उसके लिए झूठ बोलने के लिए ये तो उसने झूठ बोला,
अब इसमें वो 1 भी बोल सकता है अगर एक्चुअल में 3 आया है, 2 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है। इन सबको मिला के 3/10 है। अब वो 1 बोलेगा, इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है? तो 5 ऑप्शन है तो ये और 1/5 हो गया। इतनी प्रोबेबिलिटी से वो 1 बोलेगा, इतनी प्रोबेबिलिटी से ही वो 2 बोलेगा, इतनी प्रोबेबिलिटी से ही वो क्या है 4 बोलेगा, ये ठीक है। इतनी प्रोबेबिलिटी से ही 5 एंड 1/5 इंटू 3/10, तभी तो वो इन सबको मिला के एक साथ 3/10 में प्रोबेबिलिटी से इनमें से एक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 5 नहीं आया, मान लिया 3 आया है और उसने 5 बोला है, तो वो झूठ बोले इस बात की प्रॉबिलिटी तो 3/10, बट झूठ भी एक पर्टिकुलर टाइप का ही बोले, 5 ही बोले, इस बात की प्रॉबिलिटी ये हो जाएगी, मतलब 1/5 इंटू 3/10, क्योंकि झूठ बोलने के उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, वो ये हो जाएगी। फिर ऐसे ही अब दूसरा झूठ बोल रहा है, उसके पास भी 5 ऑप्शन है, तो 2/10, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 5 बोले जो गिवन इवेंट है, ये ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि अगर वो मतलब हमने डाई रोल किया और हम बोलेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी होता है कि दोनों 5 बताएंगे, दोनों 5 बोलेंगे, तो वो ये प्रोबेबिलिटी है। हमारा आंसर ये नहीं है। 1/6, 7/10, 8/10 प्लस 5/6, 1/5, 3/10 इंटू 1/5, 2/10। हमारी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो गिवन इवेंट है और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो एक्चुअली सही बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली 5 ही आया। तो इसका कंट्रीब्यूशन तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 1/6, 7/10, 8/10 होल डिवाइडेड बाई 1/6, 7/10, 8/10 प्लस 5/6, 1/5, 3/10, 1/5, 2/10 ये आएगा। तो 6, 10, 10, 6, 10, 10, 1, 5 भी कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2, हाँ, तो ये हो गया 28 प्लस 3/5, तो 140/143, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। एक और क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन 4। लेट ए एंड बी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ये ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ये ठीक है, विच हैज integral answer from 00 to 99, मतलब 2 डिजिट का आंसर 00 से लेकर 99 तक कोई भी एक इंटीग्रल आंसर हो सकता है, ठीक है। इफ ए एंड बी कैन सॉल्व a given question with probability 7/10 and 6/10 respectively,
it is given that A and B can solve a given question with probabilities 7/10 and 6/10 respectively if they both got answer as 33, then find the probability that answer is actually 33। ठीक है, अब इसमें देखो सच है झूठ बोलने जैसी कोई बात नहीं है, बट लॉजिकली ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा एक्चुअल में, या तो 33 होगा ये, ठीक है, या 33 नहीं होगा, आंसर इज नॉट 32, या ऐसे इज नॉट इक्वल्स टू 30। ठीक है, अगर हम इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि आंसर 33 होगा तो क्या होगा, 00 से 99 तक 100 ऑप्शन है, तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम मान सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, बोथ गॉट आंसर एज 33। अगर आंसर 33 है तो दोनों ने सही सॉल्व किया है। अगर दोनों ने सही सॉल्व किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10 6/10। तो पहले ने भी सही सॉल्व किया, दूसरे ने भी सही सॉल्व किया। अगर 33 नहीं है ये, ठीक है, मान लिया 51 है आंसर, और मान लिया दोनों ने गलत सॉल्व किया, तो गलत सॉल्व करने के लिए ए के पास कितनी प्रोबेबिलिटी अलॉटेड है, 3/10। 3/10 के अंदर वो आंसर 0 भी लाएगा, 1 भी लाएगा, 2 भी लाएगा, 3 भी लाएगा, 50 भी लाएगा, 53 भी लाएगा, एंड सो ऑन। 99 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 99 ऑप्शन से वो आंसर 51 नहीं लाएगा। ये ठीक है, 51 लाने की अगर प्रोबेबिलिटी अगर 51 है, विच इज़ एक्स, मान लिया अगर 51 आंसर है तो एक्चुअल आंसर 51 लाने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। 51 नहीं लाने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। इस 3/10 के अंदर 99 ऑप्शंस हैं। इफ़ आई वांट कि उनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन 33 ही बोले, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/10 का 1/99 पार्ट। तो अगर 33 आंसर नहीं है और कोई फिक्स्ड नंबर है बट वो 33 ला रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/99 इंटू 3/10, फिर यहाँ 1/99 इंटू 4/10, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, बट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये तो गिवन प्रोबेबिलिटी है, ये तो गिवन टर्म है कि ऐसा हुआ है, तो वो तो हमने नीचे लिख लिया 1/100 7/10 6/10 प्लस 99/100 1/99 3/10 1/99 4/10। ठीक है, अब एक्चुअल आंसर 33 है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल, तो आ जाएगा 1/100 7/10 6/10। तो 100 10 10 कैंसिल, यहाँ से एक 99 कैंसिल, और एक 6 भी कैंसिल कर सकते हैं, 6, तो यह आ जाएगा 7/7 प्लस 2/99, या 7 इंटू 99 7 इंटू 99 प्लस 2। सही है, तो ये हो जाएगा 693 695, ये आंसर हो जाएगा। This will be the answer.
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज probability distribution expectation etc. उसमें फर्स्ट क्या आएगा? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को मतलब फॉर्मली डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए फंक्शन विच assign a numerical value to each possible outcome of an experiment. ठीक है, दिस इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मतलब रैंडम वेरिएबल में हमने क्या किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें अगर हमने आउटकम बोले कि ये आउटकम हो सकते हैं, उन आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट कर दिया, ठीक है, वो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हो गई कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे माने हमने डाई रोल किया, तो डाई में तो सीधा सीधा जो आउटकम आ गया उसी को रैंडम वेरिएबल बोल दिया, तो आउटकम 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो ये ऑलरेडी एक नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 को हमने रैंडम वेरिएबल के 6 पॉसिबल वैल्यूज़ बोल दिए। ठीक है, अगर मान लिया हमने एक पेयर ऑफ डाइस रोल किया और पेयर ऑफ डाइस में जो सम आया डाई के ऊपर, ये ठीक है, वो टोटल 36 आ सकता है, ये ठीक है, 1 से लेके 36 सम जो है सॉरी 2 से लेके 36 तक आ सकता है, तो वो जो सम आया उसी को डायरेक्टली रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बोल सकते हैं कि वो जो 2 से लेके 36 तक जो टोटल 35 ऑप्शंस हैं सॉरी, अगर हमने एक डाई रोल किया तो 36 तो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 36 तो पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स है, जो आउटकम आ सकता है उसको अगर हमने सम बोला है तो वो तो 12 तक ही आ सकता है, सम 2 से लेके कहाँ तक जा सकता है? 12 तक। तो ये जो 11 वैल्यूज़ हुई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ठीक है, दीज कुड बी टेकन एज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसको हम रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। अच्छा, रैंडम वेरिएबल ऐसे ही बोलना जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसे बोलता हूँ रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली 3 वैल्यूज़। इसी वाले केस में जब हमने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है, और वो हम कैसे बोलेंगे कि अगर आउटकम मान लिया 5 से छोटा आया, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को हमने 1 बोल दिया। 5 या 10, 5 से लेके 10 तक आया इंक्लूडिंग बोथ, तो हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को 2 बोल दिया। किसकी वैल्यू 2 है? कुछ भी हमने बोल दिया कि एक रैंडम वेरिएबल है, दैट विल टेक वैल्यू 2 अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया, और 10 से ज़्यादा आया मतलब 11 12 आया, तो हमने बोल दिया कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 3 पॉसिबल आउटकम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली आइडिया ये है कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करें उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने कार्ड निकाला, अब कार्ड निकालने में हमने बोला कि वैल्यू क्या है, अब उसमें अगर नंबर्ड कार्ड आ गया, जैसे 8 आ गया, तो वो 8 की वैल्यू क्लियरली दिख जाएगी। जे के क्यू आ गया तो उस पर कोई वैल्यू तो लिखी नहीं हो सकती, बट हम असाइन कर सकते हैं कि जे जो आएगा उसको 11 मानेंगे, क्यू को 12 मानेंगे, के को 13 मानेंगे और ए को 1 मानेंगे। तो ऐसा करने से सारे कार्ड के करस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट हो जाएगा। तो अब 1 से लेके 13 तक 13 नंबर्स आर पॉसिबल। तो हम बोलेंगे रैंडम एक कार्ड निकाला और जो कार्ड की वैल्यू होगी वही रैंडम वेरिएबल होगा। सिक्का उछाला मान लिया, उसमें हेड या टेल आया। अब हेड या टेल तो कोई नंबर नहीं है, बट हम ऐसा बोल सकते हैं हेड आएगा तो 2 मान लिया और टेल आएगा तो 1 मान लिया।
ठीक है, तो नंबर से एसोशिएट कर दिया, उसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबल, ये ठीक है, इज द टेबल और ऑर्डर्ड पेयर, ये ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो भी पॉसिबल आउटकम है, मान लिया 3 पॉसिबल आउटकम है, O1 O2 O3। अब O1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, O2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, O3 की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इसी को हमने लिख दिया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे ही दे दो, चाहे तो हम लिख दें O1, P1, O2, P2, O3, P3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये ठीक है, जिसमें से पहला चीज़ तो हमें आउटकम बता रहा है, दूसरा चीज़ उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, या फिर टेबल के फॉर्म में लिख दिया, ये ठीक है, और इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, विच रिलेट्स ईच पॉसिबल आउटकम with each possible outcome with its probability of occurrence। probability of occurrence। ठीक है, तो करते हैं भाई। क्वेश्चन 1, लेट ए पेयर ऑफ डाइस इज rolled and define random variable x as sum of outcomes, then write probability distribution of x। then write probability distribution of x। ठीक है, solution, possible values of x are 2 3 4 ऐसे करके 12 तक। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया x बराबर xi, यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर xi। तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो सकता है। अब हमें इनकी बस प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी की
सम 2 है, तो 2 लाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, जब दोनों पे 1 1 आ जाए और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा? 36। तो ये वाली प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी? 36। 3 1 2 से भी आ सकता है और 2 1 से भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2/36। 4 जो है वो 3 1 1 3 2 2, तो ये हो जाएगा 3/36। 5 कैसे आ सकता है? ठीक है, 5 कैसे आ सकता है? 4 1 से आ सकता है, और फिर 4 और 1 बेसिकली अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 4/36। 4 केसेस बन जाएंगे ये, ठीक है। ये 5/36, ये 6/36। 7 कैसे आ सकता है? 6 1 5 2, ये ठीक है। 6 1 5 2 4 3, फिर 3 4, उल्टा हो जाएगा, मतलब टोटल इतने केसेस आ जाएंगे। 8 जो है, 8 ऑफकोर्स 7 1 से चालू नहीं होगा। 8 कहाँ से चालू होगा? 6 2 से चालू होगा। तो 2 से लेके 6 तक 5 ही ऑप्शन आएंगे। 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने बोला कि चलो हमने एक बार डाई फेंका, तो अगर हमने जो उनका सम ऑफ नंबर्स है उसको रैंडम वेरिएबल x बोल दिया कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो आउटकम तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन, मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, कितना आउटकम आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने एक सिंपल डाई रोल किया, अगर मैंने एक सिंपल डाई रोल किया तो मेरा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसके ऊपर क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है और सब इक्वल प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, तो ऑन एंड एवरेज उसके ऊपर कितना नंबर आएगा, इन सब का हमने एवरेज निकाल लिया, तो इन सब का जो एवरेज है वो 3.5 आएगा। तो अगर मैंने एक बार डाई रोल किया तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा उसके ऊपर नंबर आने का मैथमेटिकल, दैट विल बी 3.5। ये ठीक है, अब ये नहीं सोचेंगे 3.5 तो आएगा ही नहीं, ऑफकोर्स इसीलिए मैंने बोला ना मैथमेटिकल एवरेज है, कि मैथमेटिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कितना नंबर आएगा, एग्जैक्टली वो नंबर आए या ना आए वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑन एंड एवरेज कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लिया हमने डाई रोल किया एंड मान लिया फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग गैम्बल। ठीक है, डाई रोल किया और हमने ऐसे बोला कि अगर 1 आया तो आई विल वन से 100 रुपीज़, ये ठीक है, और 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आया देन आई विल लूज़ 25 रुपीज़। ठीक है, तो 1 के साथ 100 रुपीज़ मेरा एसोशिएट हो गया कि अगर 1 आएगा तो 100 रुपीज़ मेरे को मिलेगा, 2 आया तो मेरी जेब से 25 रुपीज़ चला जाएगा, 3 आया तो 25 रुपीज़ चला जाएगा।
तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर मैं एक बार डाई रोल करूं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो जो 100 मिलेगा उसको मैं ऐसे नहीं काउंट करूंगा 100 मिलेगा, आई विल से कि 100 के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। तो अगर आउटकम 1 आया, ठीक है, तभी 100 मिलेगा। तो उसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी 100 इंटू 1/6। फिर अगर आउटकम 2 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, बट उसमें -25 मेरे को मिलेगा, मतलब मेरे को देना पड़ेगा 25, तो -25 हो गया। तो ऐसे करके आई कैन कैलकुलेट कि अगर हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब जो हमने गैम्बल खेला उससे कितना पैसा मेरे को मिल सकता है। तो वो आ जाएगा जो भी हमने स्टेक पे लगाया है ये, ठीक है, वो इनटू, अब ये जो हमने 100 -25 ये जो बोला है ये हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 100 और 25 -25। 100 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और -25 की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ये अगर हमने सम कर लिया तो वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, it is the mathematical calculation of expected value of random variable on an average, ये ठीक है, if experiment is performed once, if experiment is performed once, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर एक्स बार बराबर म्यू विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको तो एवरेज हम वैसे ही बोलते हैं, स्टैट्स में हमने एवरेज क्या बोला था सिग्मा एक्स आई अपॉन, ये ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे बोलता है, ये एवरेज निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसे बोला था कि फ्रीक्वेंसी वाले में टाइप 2 में अगर एक्स आई की फ्रीक्वेंसी एन आई है या एफ आई बोलते थे हम, फ्रीक्वेंसी एफ आई है तो उसको एफ आई बोल दिया, नीचे सिग्मा एफ आई बोल दिया। सिग्मा एफ आई इज़ नथिंग बट सम ऑफ ऑल आउटकम, ये ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो ऐसे लिखा है एफ आई अपॉन एन, मतलब जो आउटकम एक्स आई है वो एफ आई टाइम्स आ रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, इतनी बार आ रहा है, तो उसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूँ तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ऑन एंड एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करें तो दिस विल बी एक्स आई, और ये बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया, इसी की प्रोबेबिलिटी पी आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ वेरिएंस में कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। वेरिएंस क्या होता था, इसी में उसको ऐसे लिखते थे कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन एन, ये ठीक है, ऐसे लिखते थे। अब इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये लिख दो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और ये पी आई हो गया। तो वेरिएंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू इसी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर
ओपन करना चाहें तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2xi म्यू, ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ये ठीक है। म्यू तो एक कांस्टेंट होगा, सिग्मा पी आई जो है उसके साथ 1 हो जाएगा, तो ये तो केवल म्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और माइनस 2 म्यू कॉमन आ गया, 2 म्यू कॉमन आ गया, एक्स आई पी आई वापस म्यू हो गया, तो उसका भी सिग्मा कितना हो जाएगा म्यू। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा वेरिएंस। To your question, let a die is rolled and define a random variable x which takes value as 1 if outcome is 1 or 2 or 3, and it will take value as 2 if outcome is 4 or 5, else it will take value 3. Then find first part probability distribution, second part expected value of x, third part variance। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन, पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो कैपिटल X का वैल्यू कितना है xi, तो वो वैल्यू केवल 1 2 3 हो सकता है, और ये हो गई pi, ये ठीक है, विच इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ xi। तो x की वैल्यू 1 कब होगी, जब आउटकम 1 2 3 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6, ठीक है। आउटकम अगर 4 और 5 होगा तो इट विल टेक वैल्यू 2, तो ये हो जाएगी 2/6, और 3 पे 1/6, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पार्ट आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो सेकेंड पार्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू हो जाएगा सिग्मा xi pi i इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो xi का मतलब क्या, ये हो गया, pi का मतलब ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट सम करना है, तो ये आ जाएगा 1 × 3/6 प्लस 2 × 2/6 प्लस 3 × 1/6, तो ये हो गया 3 और 3 6 4 10/6 और 5/3। मतलब अगर हमने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना आउटकम आएगा कैपिटल X वाला, ये 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं, कैपिटल X वाला। कैपिटल X तो केवल 3 ही वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग के कितना वैल्यू आएगा 5/3, ठीक है। थर्ड वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू
देखो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से और इससे भी कर सकते हैं, कैसे भी कैलकुलेट कर लो। अगर इससे कैलकुलेट किया मतलब माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पी आई ये नंबर और इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू 3/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6, ये हो गया माइनस इसका स्क्वायर 25/9। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3/6 प्लस 8/6 प्लस 9/6 माइनस 25/9 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है हाँ, दिस इज 20/6, 20/6 मतलब 10/3 माइनस 25/9, तो दिस इज 5/9। 30/9 minus 25/9 will be 5/9 and अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाए तो इसी का स्क्वायर रूट ले लिया, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। For binomial distribution, ठीक है, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये ठीक है। बी किसके लिए ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी, ये बता रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल ट्रायल है। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, is performed और P क्या है बेसिकली probability of success, ठीक है। तो 1 माइनस पी जो है वो बेसिकली probability of failure हो जाएगा। अब सक्सेस किसको बोलेंगे वो डिपेंड करता है कि कोई भी आउटकम को सक्सेस बोल सकते हैं। अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेल हमारे लिए सक्सेस है और हेड जो है वो फेलियर है। इस वाले केस में एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी n टाइम्स p, ये ठीक है। एक तो ये याद रखना है, कहाँ से है, उसी फॉर्मूले से है, सिग्मा पी आई एक्स आई से, वहीं से अगर हम डिराइव कर सकते हैं। पी आई जो है बाइनोमियल वाले केस में वो आर सक्सेस के लिए ऐसे आ जाएगा NCR इंटू पी रेस्ट पर आर इंटू क्यू रेस्ट पर n माइनस आर, यानी उस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली कहाँ से आ रहा है, अगर हमने n बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, तो xi की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सक्सेस कितना हो सकता है, 0 से लेके n तक जा सकता है। तो xi की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा सकता है, n तक। तो ऐसे ही लिखते हैं ना एक्सपेक्टेशन में xi pi और i बराबर 0 से लेके n तक, तो सिग्मा i बराबर 0 से लेके n तक, xi की जगह तो आ जाएगा i और pi की जगह आ जाएगा NCI p रेस्ट पर i q रेस्ट पर n माइनस i, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सीरीज का सम निकालें तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, n टाइम्स p। सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, ये i और ये i मैच कर रहा है तो i इंटू NCI वाला फॉर्मूला लगा दिया पहले, इसमें n नीचे उतार लिया, n-1 CI माइनस, उसके बाद ये x और y मान के ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा p प्लस क्यू रेस्ट पर समथिंग का, और हमें पता है कि p प्लस क्यू कितना होता है 1, तो वहाँ से कट पिट के ये आ जाएगा।
ये तो एक्सपेक्टेशन हो गया, एंड जो वेरिएंस है वो हो जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रूट n p q, ये हो जाएगा। these थ्री फॉर्मूले यू आर सपोज टू मेमोराइज, इनको याद कर लिया अच्छे से। Let a biased coin shows head with probability 2/3 and shows tail with probability 1/3. Now if it is tossed 10 times and define random variable x as number of heads obtained, then find, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी बोलते हैं ये, ठीक है। देन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड इट्स वेरिएंस। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को बुलाए, तो हेड्स कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 10 बार उछाला गया तो 0 से लेकर 10 तक, तो सीधा सीधा n बराबर 10 दे रखा है इसमें, और p जो है हेड आने की प्रॉबिलिटी 2/3 है। ठीक है, तो q ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 1/3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कितना हो जाएगा, NP, तो 10 इंटू 2/3 विच इज़ 20/3। ये तो एक आंसर हो गया। एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल्स टू हो गया NPQ, तो n इज 10, 2/3, 1/3, तो 20/9, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट A plays gamble
with the help of throwing a die. The rule is, if he throws 1, then he gets rupees 100, else he has to give rupees 10 into outcome obtained. Then find his expectation and variance, where random variable x is the amount he gets. ठीक है, मतलब रूल क्या है कि अगर उसने 1 फेंक दिया तब तो उसको 100 रुपीज़ मिल गए, अगर उसने 2 फेंक दिया तो उसको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, 3 फेंक दिया तो 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब जो भी आउटकम फेंकेगा उसका 10 टाइम्स देना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये हो गया। तो और जितना पैसा उसको मिल रहा है वो रैंडम वेरिएबल x हो गया। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू xi एंड ये हो गया pi, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 100 या फिर -10, -20, -30, -40, सॉरी -10 नहीं हो सकती, 20 से चालू होगी, 20, 30, 40, 50, -60, ये ठीक है, इतने मनी ही कैन लूज। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो 1/60 आएगी सब। ठीक है, -60 कब जाएगा, उसे 60 रुपीज़ कब फोरफीट करना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, अगर आउटकम 6 आ जाए तो उसे देना पड़ेगा इतना पैसा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मीन क्या होता है, वो तो होता है सिंपली xi, जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा 100 इंटू 1/6 माइनस 20 इंटू 1/6 माइनस 30 इंटू 1/6 एंड सो ऑन माइनस 60 इंटू 1/6। तो इसमें से अगर हम 1/6 कॉमन निकालें तो 100 माइनस 20 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 60 तक। सही है, तो 10 जोड़ दिया, 10 घटा दिया, तो दिस विल बी 1/6, इट विल बिकम 110, और जो 10 इधर आया उसे सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लिया, 10 इंटू 3 इंटू 7, यह आ जाएगा 210। तो ये कितना आ जाएगा, -100/6। तो उसकी एक्सपेक्टेशन कितना है कि -100/6 ही विल लूज, इतना पैसा ही विल लूज। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन। अब आएगा वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर पी और माइनस म्यू स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल्स टू xi का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 60 स्क्वायर,
और बिकॉज पी आई सबके लिए कांस्टेंट है इसलिए 1/6 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस म्यू स्क्वायर मतलब 100/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 100 स्क्वायर हो गया इतना, प्लस मतलब एक माइनस 10 स्क्वायर कर लिया विच इज़ 100, 10 स्क्वायर से लेके 60 स्क्वायर तक, तो 10 स्क्वायर 100, 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर तक का सम, तो हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है, इतना इंटू 1/6 माइनस 10⁴/6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से दिस इज 10⁴ प्लस ये अगर 100 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 90, 13 × 7 will be 91 minus 1 will be 90 into 1/6 minus 10⁴/6, तो 10⁴/6 10⁴/6 कैंसिल, इतना बचेगा विच इज 9000/6, 1500, ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, probability इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, STQ मतलब जो नॉर्मल वे से नहीं हो रहे, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो एक तो उसमें रिकर्शन जैसे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, उनका मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, लेट अ कॉइन शोज हेड with probability 2/3 and shows tail with probability
1/3. Let Pn denotes the probability that in n tosses there are no two consecutive heads. Then calculate first P1 P1 P2 P5 मतलब Pn हमने कैसे डिफाइन किया है? Pn में जो लोअर सबस्क्रिप्ट n है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने कितनी बार सिक्का उछाला है। तो अगर हमने उस सिक्के को n बार उछाला है, ठीक है, तो इस बात की प्रॉबिलिटी Pn इस बात की प्रॉबिलिटी होगी कि उन n टाइम्स में कहीं पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आएंगे। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है सारे टेल आ जाएं, ऐसा हो सकता है बीच में 4 हेड पड़े हों बट कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। ये ठीक है, n का वैल्यू अगर 10 है तो हो सकता है 5 हेड पड़े हों। इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यू विल रियलाइज़ कि थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना तो इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, जैसे अगर हमने मान लिया 20 बार उछाला, अब 20 बार में पहली बार तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हेड कितनी बार आ सकता है मैक्सिमम। ये हो सकता है एक बार भी नहीं आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है, प्लस फिर वो दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ होगी। तो एक एक करके करते हैं हम। मतलब पहले क्या करेंगे, रिकर्शन फॉर्मूला इसका जनरेट करेंगे। P1 और P2 तो आर वेरी सिंपल आंसर। P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हमने एक बार सिक्का उछाला उसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं होने चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर हमने एक ही बार उछाला है तो दो कॉन्जिक्यूटिव हेड आ ही नहीं सकते। तो इसका तो प्रॉबिलिटी 1 हो गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड होंगे ही नहीं। सेकंड का मतलब क्या है कि 2 बार हमने सिक्का उछाला और दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, टी हो सकता है, TH हो सकता है, HT हो सकता है। तो P2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बस एक ही यही तो बचा। तो या तो इन तीन की प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ लो या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दिया। तो दैट विल बी 1 माइनस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। तो 2/3 2/3, सो दिस विल बी 5/9। P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/9। अब देखो हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिकर्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे n के लिए। मान लिया Pn में क्या हो रहा होगा कि लास्ट वाला जो है वो या तो हेड होगा या जो लास्ट वाला क्या है वो टेल होगा। मतलब हमने n बार सिक्का उछाल दिया और Pn इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले वाला जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, जो अभी तक पढ़ाया गया शुरू से लेकर अभी तक, दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते तो हैं और आ भी चुके हैं जेई का क्वेश्चन। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है वो जेई का क्वेश्चन है। ये ठीक है, थोड़ा सा मोल्ड कर रखा है बस हमने, ठीक है, मतलब लैंग्वेज दूसरा यूज़ कर रखा है। इन एसेंस ये जेई का ही क्वेश्चन है। और क्या बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वाले पार्ट को समझने के चक्कर में हम बाकी का जो प्रोबेबिलिटी है उसको सेक्रीफाइस कर दें, या फिर हम ये बोल दें कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो होते नहीं। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड, इतना भी टफ नहीं है। बट अगर नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लिया, कहने का मतलब ये था। तो Pn किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि n बार हमने कॉइन को टॉस किया एंड देयर इज़ नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, एंड जो nth टॉस है, ये मान लिया nth टॉस है, दिस इज nth टॉस, ठीक है, उसमें या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर टेल है तो इससे पहले वाले पे क्या होगा, हेड या टेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो क्योंकि दो हेड कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। ये ठीक है, अगर ये हेड है
तो इससे पहले वाले पे पक्की बात है कि हेड नहीं होगा, इससे पहले वाले पे टेल होगा। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे, रिकर्शन रिलेशन यूज़ करें या फिर रिकर्शन रिलेशन का मतलब क्या है कि पी एन को हम रिलेट करेंगे पी एन माइनस वन, पी एन माइनस टू या पी एन प्लस वन, किधर भी रिलेट कर लो, वो तो एन की जगह एन माइनस वन रख के दूसरी साइड जा सकते हैं आराम से। तो अगर देखो यहाँ पे टेल आ रहा है तो इस तक ये एन माइनस वन एथ टॉस है। अगर इसमें हमने ये इंश्योर कर लिया कि देयर आर नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, तो ये टेल लाने के बाद भी ये इंश्योर रहेगा कि देयर इज़ नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंश्योर करने के लिए कि देयर इज़ नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी एन माइनस वन। सही है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये इंश्योर करने के लिए कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी एन माइनस वन। फिर यहाँ टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, तो ये 1/3। ठीक है, अच्छा, पी एन इज़ मेड ऑफ दिस और दिस, मतलब ये सारी सीरीज़ भी आएगी, ये सारी सीरीज़ भी आएगी। तो इस वाली सीरीज़ की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई कि यहाँ से यहाँ तक इंश्योर करने के लिए तो पी एन माइनस वन, फिर यहाँ पे टेल आई, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इस पे आते हैं, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक इंश्योर रहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं हैं, तो लास्ट वाले में हेड रखने पे भी पक्की बात है कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आएंगे। बट अब यहाँ से यहाँ तक इंश्योर करने के लिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है, कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, पी एन माइनस वन लग नहीं सकता ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी एन माइनस वन में जो लास्ट वाला होगा वो तो हेड और टेल दोनों ही हो सकता है। तो पी एन माइनस वन का एक पार्ट चाहिए हमें। पी एन माइनस वन विल इंश्योर कि एन माइनस वन टॉस तक कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आएगा। बट पी एन माइनस वन में भी दो तरह की हमने सीरीज़ बनाई, जिसके लास्ट में हेड आ रहा है और जिसके लास्ट में बिल्कुल टेल आ रहा है। तो इन दोनों पार्ट में से हमें टेल वाला पार्ट चाहिए बस। ये ठीक है, आधा आधा कर नहीं सकते हम, ऐसे नहीं हो सकते हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी 2/3 और 1/3 की बजाय अगर हाफ हाफ होता तो भी हम हाफ हाफ नहीं कर पाते। मतलब अभी तो खैर ये हेड और टेल में वैसे ही स्क्यू हो गया, सिमेट्रिक बचा नहीं। बट अगर ये प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होता तो भी क्वेश्चन हेड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं होता, हेड और टेल के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर ये प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होता तो भी दो हेड आना अलाउड नहीं है, बट टेल आना है तो अलाउड है। तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पी एन माइनस वन का आधा कर दें कि हमें केवल टी वाला पार्ट चाहिए, एच वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसलिए आधा कर दें। तो मतलब इसको हम लिख ही नहीं सकते, बेसिकली पी एन माइनस वन के टर्म्स में लिख ही नहीं सकते ये। ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू, अगर ये टी आया है तो फिर हम एक स्टेप और पहले चलेंगे, इससे पहले तक क्या आ सकता है। तो वो यही कहानी हो गई कि अगर ये टी आया है तो इससे पहले तक ये, ठीक है, यहाँ पे एच या टी कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ तक ये इंश्योर हो जाए कि दो कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो एच नहीं आ सकता वरना ये दो एच एच हो जाएगा, तो इसलिए तो यहाँ टी रखना पड़ा। बट अगर ये टी है तो इससे पहले वाला टी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाला एच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक ये इंश्योर्ड है दैट देयर आर नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, तो यहाँ तक भी इट विल बी इंश्योर्ड कि देयर विल बी नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड। यहाँ तक इंश्योर करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या खर्च होगा, पी एन माइनस टू। ठीक है, फिर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। उसका मतलब क्या है कि जो रिकर्शन रिलेशन आएगा पी एन का वो ये आएगा, पी एन माइनस टू इंटू 2/9 प्लस पी एन माइनस वन इंटू 1/3। तो रिलेशन ये आ गया, पी एन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस 2 पी एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाई 9। उसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी nth पे कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी लिया प्लस उससे भी पहले वाली को डबल करके जोड़ा और पूरे को 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये यूज़ करके हम आगे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, जैसे P1 की वैल्यू कितनी है 1,
P2 की वैल्यू कितनी आई 5/9। तो उस फॉर्मूले से P3 क्या आएगा कि इससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी लिया 5/9 प्लस उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपॉन टोटल को 9 से डिवाइड कर दिया। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ये 1/3 था तो ये 3 होना चाहिए, 3Pn-1। हाँ, तो इसको 3 करके लिया, उससे पहले वाले को 2 करके लिया, होल डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा 15 + 18/81। ठीक है, तो 1 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 27 5 6, तो 11/27। तो यहीं से P4 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स जस्ट इसका प्रीवियस, तो 3 टाइम्स ये प्लस 2 टाइम्स इससे भी पहले वाला, तो दैट इज़ 5/9 होल डिवाइडेड बाई 9। तो दैट इज़ ये 9 हो जाएगा, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21/9²। तो दैट विल बी 7/27। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए P5, तो P5 विल बी 3 टाइम्स 7/27 प्लस 2 टाइम्स 11/27 होल डिवाइडेड बाई 9। सो दिस इज, ये हो गया 21 और 22, 43/27 × 9। तो दिस इज 43 × 243। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये P5 आ गया।